हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय 3 or 4 methods specifically. First is by conidia, by oidiospores and by sporangiospores and by एंडोस्पोर्स। जो कोनिडिया से जनन होता है बैक्टीरिया में, उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है एक प्रकार की एक्टिनोमाइसीट्स है ये, यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में आप देखेंगे कि जो इसके एंड होता है इसका फिलामेंट का, उसमें ये देखिए, ये एरियल हाइफी यहाँ पर दिखा रखी है। ये एरियल हाइफी के जो एक तरह का एंड है, इस एंड पर आप ये गोल गोल सी जो संरचनाएं चेन ऑफ कोनिडिया मौजूद होते हैं। ये चेन ऑफ कोनिडिया किस वजह से बन जाते हैं? इसके बीच में सेप्टम बनने से, ट्रांसवर्स वॉल बनने से, राउंड शेप के और रॉड शेप के जो कोनिडिया इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद में ये क्या बनाते हैं? माइसीलियम बना देते हैं या हाइफी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। और फिर उनके ऊपर आप देखेंगे फिर से कोनिडिया बनने शुरू हो जाते हैं। तो लाइकवाइज जब तक फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं, इस प्रकार की जो ब्रांच होती हैं या फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस प्रकार से कोनिडिया से भी जनन करते हैं। और इस प्रकार के जनन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। तो कोनिडिया जो एक क्या है, ये बेसिपिटल देखिए, ये तलाभिसारी क्रम में बनते हैं। और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो आप पाएंगे इनको, यानी एक ये मैच्योर होती झड़ जाएंगे, झड़ने के बाद फिर से एक वापस से फिलामेंटस बैक्टीरिया को जन्म दे देंगे। कई जगह आप देखेंगे ये जो हिस्सा देखिए कोनिडियोफोर भी कहला सकता है, कुछ बुक्स में हो सकता है आपके दिया हुआ हो। ये जिस जगह पर ये कोनिडिया लगे, तलाभिसारी क्रम का मतलब होता है तल पर सबसे बड़ा, और उसके बाद छोटे छोटे होते चले जाएंगे। इसको तलाभिसारी क्रम कहते हैं। और अग्राभिसारी क्रम में सबसे बड़ा ऊपर होगा और तल के ऊपर नया छोटा सा होगा। तो ये दो प्रकार के क्रम, अभी पिछली उसमें भी हमने बात की थी मुकुलन की, जब हम बात कर रहे थे पिछले उसमें टॉपिक में, पिछले लेक्चर में, कि जो भी इस प्रकार की बॉडीज़ लगती हैं, चाहे वो कोनिडिया हो या मुकुलन हो, तो इनमें दो पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कहा तलाभिसारी क्रम या बेसिपिटल सक्सेशन, जिसमें तल के ऊपर सबसे बड़ा है यानी ओल्डेस्ट है, और सबसे ऊपर कैसा है? यंगेस्ट है। तो व्हेन कोनिडिया गेट मेच्योर्ड एंड दे आर लिबरेटेड फ्रॉम देयर कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या होगा? जहाँ पर कोनिडिया लगे हुए हैं। कोनिडियो और फोर का मतलब होता है स्टॉक, डंठल। तो ऐसा डंठल जहाँ पर कि कोनिडिया लगे हुए हैं वो क्या कहलाता है? कोनिडियोफोर। फिर ये जर्मिनेट करते हैं और वापस से अपना पेरेंट बैक्टीरिया बना देते हैं। ये पहला तरीका हुआ अलैंगिक जनन का बाय कोनिडिया। जो दूसरा तरीका है वो देखिए ऑइडियोस्पोर्स का होता है। जो ऑइडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्टिनोमाइसीज में ही पाए जाते हैं। उनमें एंड पर कोनिडिया बनने की बजाय पूरे फिलामेंट में ही स्पोर्स का बनना शुरू हो जाता है। यानी जैसे हमने इसको कोनिडिया को एंड में बनाना शुरू करा है या एंड में बनते हुए देखा है, जो ऑइडियोस्पोर्स होते हैं वो पूरे फिलामेंट के अंदर बीच बीच में बनते चले जाते हैं। और हर एक सेप्टा, जो बीच बीच में सेप्टा ले डाउन कर दिए जाते हैं, और हर एक जो बीच का एक सेप्टम के बीच की जो सेल होती है वो एक पूरी इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो पूरा एक लंबा सा ये जो फिलामेंट नज़र आ रहा है, इसको आप सेप्टा में डिवाइड करके छोटी छोटी कोशिकाओं में बांट दीजिए, और हर एक वो जो हिस्सा है वो एक पूरी रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करे और एक नया बैक्टीरिया बना दे। तो उसको हम ऑइडियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। एक नया फिलामेंटस बैक्टीरिया वो बना देगा। देन थर्ड टाइप इज स्पोरेंजियोस्पोर। देखिए, जो स्पोरेंजिया नाम है, स्पोरेंजिया एक वेसिकल लाइक बॉडी है, यानी एक थैली है, सैक लाइक बॉडी है। उस सैक लाइक बॉडी में आप देखेंगे बहुत सारे छोटे 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 उसमें स्पोर्स बनते हैं, और उन स्पोर्स को हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो आप इसे कंफ्यूज ना करें, स्पोरेंजियम अलग होता है,
सिंगुलर नंबर, स्पोरेंजिया होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, और इस स्पोरेंजियम में पाए जाने वाले कहलाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो जो साइटोप्लाज्म होता है स्पोरेंजियम का, पहले देखिए स्पोरेंजियम बनेगा, जो एक फिलामेंट होता है, उसके एंड के ऊपर एक गोला सा बन जाएगा, एक गोला, और वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे और गोले बनेंगे और वो डिवाइड होकर के स्पोर की शक्ल को ले लेंगे। जब वो मैच्योर हो जाएगा स्पोरेंजियम, तो वो झड़ जाएंगे उसमें से, और फिर वो स्पोरेंजियोस्पोर्स जर्मिनेट करके नया एक सूटेबल कंडीशंस में एक नया फिलामेंटस ब्रांच बैक्टीरिया बना देंगे। तो हमने बात की अलैंगिक जनन में कोनिडिया की। कोनिडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी और वो झड़ करके एक नया बैक्टीरिया बनाया। स्पोरेंजियम जो है या स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं। यानी स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियम नाम की संरचना में पाए जाते हैं, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जब भी कभी आपसे कोनिडिया, वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोनिडियम एंड स्पोरेंजियो या स्पोरेंजियोस्पोर्स या कोनिडियम एंड स्पोरेंजियम, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होकर के लिख देते हैं कोनिडियम एक इंडिपेंडेंट है और वो इस तरह की है। एक्चुअली कोनिडियम जो है ये वो तो एक ऐसी संरचना है जो डायरेक्ट जर्मिनेट हो रही है और एक नया बैक्टीरिया दे रही है या फंजाई दे रही है, फंगस दे रही है। स्पोरेंजियम तो एक थैली है जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो आप इन दोनों डिफरेंसेस को अभी समझ लीजिए, जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, तुरंत से आप रिकॉल कर सकते हैं। अब फोर्थ एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो चौथा प्रकार है वो है बाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन, अलैंगिक जनन होता है बैक्टीरिया में। जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, जो एंडोस्पोर है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड द रिप्रोडक्शन मेथड जो है ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन का इज़ अ यूनिक मेथड जो कि बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, और ये अक्सर करके अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, फेवरेबल कंडीशंस में होता है, लेकिन एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है उसको हम लैंगिक जनन में नहीं इंक्लूड करते, उसको हम अलैंगिक जनन में ही इंक्लूड करते हैं। और ये जो तरीका है एंडोस्पोर का बनने का वो हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाला ये जो स्पोर का टाइप है ये एक तरह से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये एक प्रकार से पैरिनेशन का तरीका है, या एक तरह से जो एक तरह की अनफेवरेबल कंडीशन है उनको ओवरकम करने का तरीका है। तो ये जो इसका मेथड जो था, या ये जो एंडोस्पोर की जो संरचना थी या एंडोस्पोर बनने का जो तरीका था, ये सबसे पहले कोन ने और कॉक ने इसने 1877 में इन्होंने देखा था। और उन्होंने कहा कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये जनरली पैरासिटिक बैक्टीरिया में, यानी जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं यानी परजीवी बैक्टीरिया जो किसी दूसरे से अपना खाना प्राप्त करते हैं, उनमें ही देखने को ये मिला था, चाहे वो परजीवी प्लांट्स में पाए जाते हों बैक्टीरिया, या एनिमल्स में, या ह्यूमन बीइंग्स में। तो जब ये उनमें पाए जाएंगे तो डेफिनेटली ये डिजीज़ कॉज करेंगे। तो ये डिजीज़ कॉज करेंगे तो फिर हम मान सकते हैं इनको कि ये पैरासाइट के साथ साथ पैथोजन भी हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर जो है, ये जो तरीका है, ये अधिकतर पैथोजेनिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब जब हमने पैथोजेनिक कह दिया तो बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया हो गए। तो बीमारी कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जब ये किसी ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, उसमें मौजूद होंगे तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इतनी तरीके के सिक्रीशंस होते हैं जो कि इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हाउ कैन दे सर्वाइव? अपने आप को बचाने के लिए ये बैक्टीरिया अपने चारों ओर इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं और अपने आप को बहुत रेजिस्टेंट कर लेते हैं, हाईली रेजिस्टेंट। तो आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार का स्पोर होता है बैक्टीरिया का जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है, वेजिटेटिवली डोरमेंट होगा, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होगा, और जो कि पेरेंट बैक्टीरिया में मौजूद होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो एंडोस्पोर होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है, पैथोजेनिक नेचर का होता है, और दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन इफ दे डू नॉट गेट जर्मिनेट।
और डू नॉट गेट न्यूट्रिशन। अगर उनको खाना नहीं भी मिलता तो भी वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बचा के रख सकते हैं। जैसे क्लॉस्ट्रीडियम में बनता है एंडोस्पोर। जो क्लॉस्ट्रीडियम है, मोस्टली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई या क्लॉस्ट्रीडियम, बड़े साइज़ के बैक्टीरिया। हाँ, इसके साथ में ये और एक चीज़ है, क्योंकि ये खुद इतना रेजिस्टेंट और बड़ा होता है, ये अक्सर करके जो बड़े साइज़ के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दंडाणु होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, ग्राम पॉजिटिव मोस्टली बैक्टीरिया, जो कि पैरासिटिक भी नेचर के हैं और पैथोजेनिक भी हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। देखिए, नेचर ने इनको बचाने का अपने आप एक तरीका दिया है। जो एक एंडोस्पोर होता है वो एक बैक्टीरिया में बनता है, पर कोई हो सकता है कुछ बैक्टीरिया में 1 से 2 भी एंडोस्पोर बन सकते हों, बट एक्सेप्शंस आर नेवर एग्जाम्पल। ये एक तरह से एक एंड पर बनते हैं या मिडिल में भी बन सकते हैं। शेप जो इनका होगा वो सिलिंड्रिकल, इलिप्टिकल, सर्कुलर कुछ भी हो सकता है। ये आप जैसे पिक्चर देखिए। अब इनके बनने का तरीका क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो ये एक पिक्चर है आपको दिखाई हुई, एक पिक्चर और आपको अलग अलग बुक्स में ये अलग तरीके से पिक्चर्स दी हुई हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है किस प्रकार से ये बनता है, बात वही है। अलग अलग बुक्स में इनको अलग अलग स्टेजेस से भी दिखा रखा है, तो हम सभी की बात करेंगे। सिंपल जो एक प्रोसेस है इसका एंडोस्पोर फॉर्मेशन का, उसमें जैसे फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। पहले अभी हम इसकी बात करते हैं। जो ये सोचा गया था पहले कि एडवर्स कंडीशंस में बनते हैं, लेकिन कुछ देखा गया कि ये फेवरेबल कंडीशंस में भी बन सकते हैं। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में कब बनेंगे, जबकि कोशिका में सेल डिवीज़न होना बंद हो गया है। मतलब नेचर ने हर एक उसको क्रीचर को, हर एक ऑर्गेनिज्म को ऐसी टेक्निक्स दिए हैं, ऐसी इस तरह के तरीके दिए हैं उसको, जिससे कि वो अपने आप को बचा के रख सकता है। जनरली एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब होती है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस हो। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब कोशिका में सेल डिवीज़न नहीं होता, उस स्थिति में भी एंडोस्पोर बन करके अपनी स्पीशीज़ को ये बचाते हैं। तो पहला जो इसका तरीका है कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है बैक्टीरिया का, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और कितने इसके प्रोसेस हो सकते हैं या कितने स्टेप्स हो सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, देखिए ये एक वेजिटेटिव सेल है, सेंटर में आप इसे देखिए। ये जो है सेल, इसमें जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होता है और इसमें जो क्रोमेटिन होता है, वो क्या शेप ले लेता है, एक अक्षीय तंतु की संरचना में आ जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पूरा कोशिका में फैल जाता है। उसके बाद इसके वन एंड के ऊपर देखिए आप, इकट्ठा हो गया ये जो सेल वॉल होती है, वो थोड़ा सा इन्वेजिनेट करना शुरू करती है अंदर की तरफ, और एक और छोटी सेल की संरचना कर देती है। और वो छोटी सेल अपने चारों ओर थोड़ा सा जो इसका क्रोमेटिन पार्ट होता है, उसको एक्सियल फिलामेंट के को अपनी तरफ ले लेती है। इस छोटी सी संरचना को हम 4 स्पोर के नाम से जानते हैं। अब ये 4 स्पोर क्या करता है, अपने चारों ओर सेल वॉल बनाना शुरू करता है, जो कि इसकी खुद की वॉल कहलाती है। जब ये वॉल बन जाती है, उसके बाद ये जो स्पोर होता है ये एक बड़ा साइज़ लेना शुरू करता है। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग इसमें वॉल डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोर डेवलपमेंट हो रहा है, कोट बन रहा है, इसका स्पोर मैच्योर हो रहा है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपनी अटेन कर लेता है मैक्सिमम ग्रोथ कुछ घंटे में। अब ये घंटे भी कई बुक्स में आपको मिलेंगे, किसी में तो ये 2 घंटे में बन जाता है, किसी में 7-8 घंटे लगते हैं, कहीं 16-20 घंटे लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीशीज़ उसके अनुसार ये अपने आप को समय दे करके बड़े होते हैं। जो मदर सेल होती है इसकी, वो सर्वाइव नहीं करती ज़्यादा समय तक, धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। और ये जो एंडोस्पोर होता है, जो सेल को अपने आप को ऑटोलाइसिस कर लेती है सेल, और एंडोस्पोर जो होता है वो उससे बाहर निकल जाता है। जब इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और ये एयर में आ जाते हैं एंडोस्पोर्स, और कई वर्षों तक पड़े रहते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर बहुत मोटी वॉल होती है। जैसे ही इनको बहुत सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, उस स्थिति में जो एंडोस्पोर होता है वो फिर जर्मिनेट करता है, इसकी वॉल फट जाती है और बीच में फिर से एक यंग जो वेजिटेटिव सेल बैक्टीरिया की निकल के बाहर आती है।
तो इस पूरे प्रोसेस को देख के आपको भी लगा होगा कि इसमें कहीं रिप्रोडक्शन की तरह से हम इसे ना लें, इसको हम एक तरीका कह सकते हैं पेरिनेशन का। इसको हम एक पेरिनेशन का तरीका भी मान के चल सकते हैं, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने का तरीका। अब इसका स्ट्रक्चर, ये जो आपको प्रोसेस बताया, यस, किसी बुक में आपके इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, 0 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह से बता रखा है इसको। तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे आसानी से समझ सकती हैं। ये देखिए, इसमें भी हमने मेंशन कर दिया है कुछ, इसमें ये स्टेजेस जो आपके बता रखी हैं कई, किस किस तरीके से उसको 0 से अलग स्टेजेस को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। जैसे आपके दिया हुआ है एक बुक में कि ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं कि 0 स्टेज जो है उसमें एंडोस्पोर अपने आप को लंबा कर लेता है, यानी क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और वो एक्सियल फिलामेंट की शेप में आ जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक्सियल जो अक्षीय फिलामेंट है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और कुछ अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में परिवर्तन लाता है। जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें पूरा एक पोल से दूसरे पोल तक जो होता है वो इन्वेजिनेशन शुरू हो जाता है और सेंट्रीपिटल मैनर में बढ़ के उसमें एक प्राइमोर्डियम सा बनने लग जाता है। थर्ड स्टेज में आप देखेंगे 4 स्पोर जो होता है वो बढ़ना शुरू करता है। फोर्थ स्टेज जो होगी उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जुड़ने शुरू हो जाते हैं जो कि वॉल में होते हैं, वॉल मटेरियल है एक तरह से। जो फिफ्थ स्टेज है उसमें क्या होगा, स्पोर वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टिडोग्लाइकन आ जाएंगे और प्रोटोप्लाज्म जो है वो और डेंस हो जाएगा, और ज़्यादा डेंस हो जाएगा स्पोर वॉल उसका, स्पोर का। साथ ही उसमें सेल मेम्ब्रेन में डाईपिकोनिलिक एसिड भी सिंथेसाइज हो जाएगा, कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सब जो होगा वो फिफ्थ स्टेज में हो जाएगा। और अब पूरी तरीके से स्पोर वॉल जो होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है। जो सिक्स्थ स्टेज होगी उसमें स्पोर मैच्योर हो जाता है, जो मदर सेल होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, ऑटोलाइसिस हो जाता है उसका। और सेवन्थ स्टेज में ऑटोलाइसिस होके स्पोर एंजाइम जो है वो फ्री हो जाते हैं, मतलब स्पोर्स फ्री हो जाते हैं, एयर में वो आ जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप चाहे इसको इस तरीके से पढ़ें, चाहे आप वो फॉर्मेशन ऑफ उस तरह से जैसा पहले आपको हमने बताया, दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पोर तो बना लिया हमने, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम क्यों इसको कह रहे हैं इतना रेजिस्टेंट है ये। देखिए ये रेजिस्टेंट क्यों है, इसकी एक तो आप इस संरचना को देखिए, ये देखिए आप इसमें कितनी सारी लेयर्स मौजूद हैं। जो माइन्यूट इसका प्रोटोप्लाज्मिक कोर है वो डीएनए का बना हुआ है और उसके चारों तरफ आप देखिए डेंस साइटोप्लाज्म मौजूद है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और छुक्का बहुत कम अमाउंट में पानी। देखिए पानी का बहुत कम अमाउंट में पाया जाना ये साबित करता है कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम से कम होंगी, और जब ये इतना इनएक्टिव या इनर्ट पड़ा रहेगा तो डेफिनेटली ये काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। अबाउट 90% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, जो इसमें बहुत कम मात्रा में एंजाइम होते हैं, और स्टेबलाइज़र जो होता है डाईपिकोनिलिक एसिड वो इसमें मौजूद होता है। जो प्रोटोप्लाज्मिक कोर होता है स्पोर का वो थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको कि हम कोर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखिए आप इस पिक्चर को देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्पोर न्यूक्लियर मटेरियल है, स्पोर साइटोप्लाज्म है, उसके चारों ओर इनर मेम्ब्रेन है, इनर कॉर्टेक्स है, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स है, देन आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर कोट, आउटर कोट, एंड किसी किसी एंडोस्पोर में एक्सोस्पोरियम भी मौजूद होती है। ज़रूरी नहीं है एक्सोस्पोरियम सब में हो, पर ये देखिए आप ये मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है ये इसको बनाता है पूरी तरह से रेजिस्टेंट। इसमें कोर मेम्ब्रेन जो होती है, स्पोर वॉल जो इसमें डाइसल्फाइड प्रोटीन केराटिन भी इसमें मौजूद होता है। तो एक्चुअली इसके देखें तो स्पोर वॉल का जो वेट होता है स्पोर में वो 30 से 60% तक होता है, और इसी कारण ये अपने आप को बचाए रख पाता है, इतना प्रोटेक्टिव हो जाता है इसके लिए। जो स्पोर वॉल होती है वो जनरली डिफरेंशिएटेड होती है इनर कोट आउटर कोट में। जो कॉर्टेक्स है वो स्पोर वॉल और इनर मेम्ब्रेन के बीच के हिस्से को हम कहते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है
ट्रांसफॉर्म्ड पेप्टाइड का बना हुआ होता है। और एंडोस्पोर में आप देखेंगे कि कुछ में ट्रांसपेरेंट एक्सोस्पोरियम पाई जाती है, किसी में नहीं, जो आपको अभी हमने बताया। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर का। एग्ज़ाम में आपसे जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन पर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, याद रखें। अब इसके जो एंडोस्पोर होता है, इसकी क्या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से ये इतना एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, लाइट, पॉइजनस सब्सटेंस, कुछ भी इस पर असर नहीं करते। देखिए, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि जब कोई बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक नहीं जाता, तो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन वहाँ हो चुकी होती है। इसी वजह से वो बॉडी में सर्वाइव कर पाते हैं बैक्टीरिया। They can tolerate up to 100 degree, 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर फॉर 20 आवर्स। आपने कभी गौर किया है कि जब डॉक्टर्स आपको मेडिसिन मतलब प्रेस्क्राइब करते हैं, कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कहते हैं आपको रेगुलर इसको उसमें लेना है, जो रेजीम हम आपको बता रहे हैं कि एवरी 6 आवर्स। अगर आप 6 आवर्स से 7 आवर्स कर देते हैं तो फीवर होना शुरू हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी आपको हमने बताया दैट दे कैन टॉलरेट। तो जो आपको मेडिसिन दी जाती है वो इस प्रकार की होती है कि भाई ये इतने समय तक इसको रोके रखेंगे। अगर आपने दूसरी डोज ले ली तो वो उसको रोके रखेंगे उस प्रोसेस को, और अगर कुछ दिनों तक वो प्रोसेस नहीं हुआ तो दे विल गेट डाई। पर हम कई बार उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और फिर कहते हैं हम ठीक नहीं हो रहे। तो अगर इन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल को हम समझ के और इनकी जो मेडिसिन को लें, तो हम उसकी एक तरह से इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अनअफेक्ट रह सकते हैं। लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ -260 डिग्री, इतना ठंडा। तो सोच के देखिए, इस तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जो कि एंडोस्पोर अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उनको चाहे आप इसमें भी रख दो तो भी वो सरवाइव कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि उनमें बहुत कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब पानी की मात्रा कम होगी तो उसकी अधिकतर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नीड वाटर, एंड व्हेन अ सेल इज़ हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर सो देयर इज़ नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट कैन मेक अ बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन द सेंस ऑफ लाइव, उस तरह से वो अपना कुछ दिखा सके। सो ये डॉर्मेंट पड़े रहते हैं। सो मिनिमल इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट होता है, इम्परमिएबल होती, इतने सारे कोट मौजूद होते हैं, तो इसका प्रोटेक्टिव नेचर जो स्पोर कोट का होता है वो इसे बचाए रखता है। इसमें एक्टिव एंजाइम की मात्रा बहुत कम होती है। पिकोनिलिक एसिड होने की वजह से ये स्टेबलाइज करता है, और साथ में इसके एंडोस्पोर में कैल्शियम का एक्सेस होता है। ये सब इसकी जो फिजियोलॉजी है एक तरह से वो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती है। अब ये जो होता है एंडोस्पोर, इसका जर्मिनेशन जब होगा तो जर्मिनेशन इसका होगा जबकि फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं वापस। इसका जो कोट होता है वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर वो स्वेल अप करता है और उसमें फूड को लेता है अपने अंदर। उसकी जो वो बॉल होती है वो फट जाती है और फिर उसमें से एक नया बैक्टीरिया बाहर की तरफ निकलता है। जैसे ही उसमें ग्रोइंग सेल बनने लगती है उसमें आरएनए बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले उसमें आरएनए मौजूद नहीं होता है। ये बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बैक्टीरियल सेल जो होती है एक में एक जो एंडोस्पोर बनेगा वो किस प्रकार से एक बैक्टीरिया को जन्म देगा, तो वो अपनी स्पीशी को एक तरह से बचा के रखता है, बचा के रख सकता है। ये बात हुई हमारी एंडोस्पोर फॉर्मेशन को लेकर के। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में हम पूरा इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ देखिए, एक बात को आप विशेष रूप से समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया हैं दे आर माइक्रोब्स एंड दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो जब यहाँ सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहें? तो यहाँ हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह के अगर हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहें या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहें तो कोई गलत नहीं होगा।
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बताना आपको कि एग्ज़ाम में कई बार आपके क्वेश्चन आ सकता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। उस वक्त आप सोचें क्या लिखें हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखें क्या, तो वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों एक ही हैं, पर जस्ट फॉर द, जिसे कहते हैं कि अप्रोप्रिएट जो इसके लिए वर्ड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होके सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है। किसका रिकॉम्बिनेशन? जेनेटिक मटेरियल का। यहाँ पर जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो किस प्रकार से रिकम्बाइन करता है कि ओरिजिनली जो उसके पास सेट ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड थे वो क्या कोई परिवर्तन होता है उसमें या नहीं, उस पर डिपेंड करता है ये रिकॉम्बिनेशन। तो किसी भी एक प्रकार का देखिए आप, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि उसी सीरीज़ में चलें तो हम कहते हैं सिंपल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे बनना उनका, बॉडीज़ का बनना, उसके बाद उनमें कैरियोगैमी का होना, फिर उसमें मियोसिस का होना। ये जो कैरियोगैमी मियोसिस जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में। तो ये भी एक रीज़न है कि हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते, हम इसे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत प्रिमिटिव प्रकार के मेंबर्स हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके पास गुणसूत्र नहीं है। तो ये देखिए फिर भी इनके पास में इस तरह की है तरीके जिससे कि ये अपना जो एक तरह का जेनेटिक मेकअप जो है उसे थोड़ा सा चेंज कर सकें। जो आप इन दिनों वायरस का आप देख रहे हैं, वायरस भी एक ऐसी एंटिटी है जिसमें कि आप देख रहे हैं वो लगातार म्यूटेट कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का नया कॉम्बिनेशन बना रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल का। यहाँ पर बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो 3 प्रकार से होता है इसमें। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके हैं ये इनके। ये हम अगले उसमें लेक्चर में लेंगे जिससे आपको ज़्यादा नहीं हो जाए। अभी आप वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फोकस करिए और इसे पढ़िएगा आप एक बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आप पढ़ के जब अगली क्लास में हमारे साथ आएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा।